सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आपको लग रहा होगा सर हमेशा ही लेट होते हैं, ऐसा नहीं है। ये पता नहीं अभी 2-4 दिन अलग ही चल रहे हैं। आज वो फेलिसिटेशन था, नहीं तो हम लोग, मैं तो टाइम का बहुत पंक्चुअल हूँ। इवन 7 बजे क्लास रहेगी सुबह तो बिल्कुल 7 बजे डॉट चालू हो जाती है। सो अभी 2-4 दिन ऐसे कुछ अनिश्चितताएं चल रही हैं, अनसर्टेनिटी के कारण ऐसा हो रहा है। सो कल से बिल्कुल रेगुलर क्लास रहेगी, एकदम टाइम से चालू होगी, टाइम से खत्म होगी। सो अभी कुछ दिन हो रहा था बट ठीक है, आज वो फेलिसिटेशन था ना इसीलिए। फिर अभी वो बच्चे घेर लेते हैं। सो घेर लेते हैं ना, ऐसा नहीं फील्डिंग लगा के खड़े आने दे शशांक सर को, ऐसा नहीं। बट वो आर्टिकलशिप कहाँ करना, वो सब चालू है अभी बच्चों का, जो इंटर क्लियर हो गए तो। सो उसके लिए फिर मैं बोला मैसेज करो, फिर सबको मैसेज करो बोलने में भी फिर दूसरा आ रहा, उसको बोल रहे हैं, तो वो चल रहा है, इसीलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया। तो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, हम पढ़ाई कर रहे थे पिछली क्लास में, जो पढ़ाई चालू किए थे, एक्चुअली पढ़ाई पिछली क्लास में ही चालू हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट क्या है वहां से। उसके पहले तक तो हम जो पढ़ रहे थे दैट वाज ओनली द बेसिक्स ऑफ लॉ, लॉ कैसे बने, क्या है, क्यों बनाए जाते हैं, ये सब देख रहे थे। बट जो एक्चुअल पढ़ाई चालू हुई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, वो चालू होती है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, सेक्शन नंबर 2H के बाद। सेक्शन 2H बताता है कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो इट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। दो वर्ड्स यूज किए उन्होंने, एक एग्रीमेंट, दूसरा एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एग्रीमेंट का मतलब क्या था, तो ये समझा हमने, अगेन सेक्शन 2E में डिफाइन किया हुआ है। सो एग्रीमेंट वर्ड हैज बीन डिफाइंड एज एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। हर वादा जो दूसरे वादे के बदले में दिया गया है, वो एक प्रॉमिस, वो एक सेट ऑफ प्रॉमिस, एग्रीमेंट क्रिएट कर देता है। और अगर हम लॉजिकली भी सोचें एकदम बेसिक लेवल पे, तो एक व्यक्ति जब दूसरे को कोई ऑफर दे रहा है और दूसरा उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तब हम बोलते हैं एग्री हुआ है। और एग्री हुआ है दैट मीन्स दो प्रोमिसेस क्रिएट हो गए। जैसे ए ने कार देने का वादा किया तो बी ने पैसा देने का वादा किया। सो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस। और प्रॉमिस को डिफाइन कैसे किया है, तो प्रॉमिस कब होगा, जब एक ने ऑफर दिया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया। आपको अगर प्रस्ताव मिला है और आपने उसको स्वीकृति दी है, तब जाके हम बोलेंगे एग्रीमेंट होता है, प्रोमिसेस होते हैं। अगर स्वीकार नहीं किया गया, मना कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया गया है, देन इट इज नॉट कॉल्ड एज अ प्रॉमिस और इट विल नॉट रिजल्ट टू एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट तब बनेगा जब ऑफर भी है और उसका एक्सेप्टेंस भी है। आपको अगर किसी ने पूछा कि आप मेरे साथ कॉफी पीने चलेंगे, तो पूछ सकते हैं, ऐसा अनएक्सपेक्टेड कभी कभी होता है। जनरली अपन पूछते हैं बट कभी कभी उल्टा भी होता है। सो आपको उसने आके पूछेगी कि आप मेरे साथ कॉफी पीने चलेंगे, आपने हाँ बोले तो फिर एग्रीमेंट होगा, तब जाके प्रॉमिस होगा। आपने बोले नहीं तो एकदम सख्त हो आप, सो आपने मना कर दिया कि नहीं, सो ऐसे ही केस में कोई एग्रीमेंट नहीं बनता, कोई प्रॉमिस नहीं बनता। सो देयर शुड बी एन ऑफर एंड देयर शुड बी एन एक्सेप्टेंस। इन पे भी हम और डीप में चर्चा करेंगे, व्हाट इज एन ऑफर एंड व्हाट इज एन एक्सेप्टेंस। सो प्रॉपर इसकी डेफिनेशन समझेंगे, क्या क्या पॉइंट्स इसमें जरूरी होते हैं, सब देखेंगे। सो ये हमने समझा था। फिर हमने देखा था एक लीगल ऑब्लिगेशन भी होना चाहिए। हाँ, ये भी देखा था कंसेंसस एड इडेम होना चाहिए। कंसेंसस एड इडेम का क्या मतलब था, दैट मीन्स एग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। अगर ए बेच रहा है कार और वो स्विफ्ट बेचना चाहता है और बी भी स्विफ्ट ही खरीदना चाहता है, तो हम बोलेंगे देयर इज अ कंसेंसस एड इडेम। लेकिन अगर ए i10 बेचना चाहता है और बी स्विफ्ट खरीदना चाहता है, तो देयर इज नो कंसेंसस। सो यहां कंसेंसस नहीं है। कंसेंसस को हम सिंपल इंग्लिश में बोलते हैं कंसेंट। कंसेंट अगर है तब जाके हम बोलेंगे एग्रीमेंट बनता है, अगर कंसेंट नहीं है तो एग्रीमेंट का निर्माण नहीं होता। फिर दूसरी चीज इसमें जो होना चाहिए, दैट शुड बी अ लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन अगर नहीं है तो अगेन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ऑब्लिगेशंस बहुत टाइप के होते हैं, ड्यूटीज बहुत टाइप की होती है। यहां पे जो ड्यूटी क्रिएट हो रही है दैट शुड बी दी लीगल ड्यूटी। सो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होना चाहिए। सिर्फ मॉरल ड्यूटी से बात नहीं होती, लीगल ड्यूटी होना चाहिए। जैसे मैंने आप सबको बोला कि मैं आज शाम को आप सबको पार्टी देना चाहता हूं रेडिसन ब्लू में। अब आप लोगों को पूछा क्या आप आएंगे क्या, आप सब बोले हाँ सर जरूर आएंगे, और शाम को मैंने पूरा अरेंजमेंट किया लेकिन कोई आया नहीं, तो मैं क्या आपके ऊपर एक्शन ले सकता हूं क्या?
तो नहीं, बिकॉज देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन। आपकी कोई लीगल ड्यूटी क्रिएट नहीं होती यहाँ पे कि नहीं सर ने बुलाया तो जाना ही चाहिए। हाँ, हो सकता है एक मॉरल ड्यूटी है कि नहीं सर बोल रहे हैं तो फिर तो जाना चाहिए, लेकिन वो मॉरल ड्यूटी, इट इज नॉट अ लीगल ड्यूटी। लीगल ड्यूटी का मतलब है अगर कोई पूरा ना करे तो हम उसके अगेंस्ट कोर्ट जा सके, एक्शन ले सके, दैट इज कॉल्ड एज लीगल ड्यूटी। जैसे मैंने अगर आपको टीचिंग की वादा किया और टीचिंग नहीं देता हूं, सर्विस नहीं देता हूं, तो यहां आप लीगल ऑब्लिगेशन क्लेम कर सकते हैं, आप केस फाइल कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट में जरूरी नहीं गुड्स ही होंगे, सर्विसेज भी होते हैं। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं हम, डॉक्टर को पैसा देते हैं, डॉक्टर हमको ट्रीटमेंट देता है, तो दैट इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट मीन कि सिर्फ देयर शुड बी गुड्स, देयर कैन बी इवन सर्विसेज। सो जब एक पार्टी कुछ दे रही है, दूसरा बदले में कुछ और दे रही है, तब जाके हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, तो जब लीगल ऑब्लिगेशन होंगे। कई बार ऐसा होता है कि मॉरल ऑब्लिगेशन है, सोशल ऑब्लिगेशन है, बट लीगल इंटेंशन नहीं है, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, तो देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्ट इवन दो देयर इज एन एग्रीमेंट। समझो आपके पिताजी के फ्रेंड आते हैं, वो एक पत्रिका लेके आए कि मेरी बेटी की शादी है, आप लोग जरूर आना। आपको भी बोले बेटा आएंगा ना, आपने बोले हाँ अंकल हम जरूर आएंगे। अब शादी के दिन आप नहीं गए, अपन जाते ही नहीं, मम्मी पापा को भेज देते हैं, तो क्या वो एक्शन लेंगे क्या आपके ऊपर? तो नहीं, वो आपको एकदम जेल नहीं भेज सकते, ये बोला था शादी में आएगा, नहीं आया जेल में डाल दो, ऐसा थोड़ी होगा। सो अपन नहीं जाते जनरली। सो भले ही हमने हाँ बोला, उन्होंने ऑफर दिया था, हमने एक्सेप्ट किया, बट फिर भी बिहाइंड दिस ऑफर एंड एक्सेप्टेंस देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन। अगर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। सो लीगल ऑब्लिगेशन भी होना चाहिए, दैट मीन्स इट शुड बी अ लीगल ड्यूटी। ड्यूटी होना चाहिए कि हम वो चीज करें, और लीगल ड्यूटी होना चाहिए। फॉर एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट इट मस्ट गिव राइज टू द लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट करना चाहिए, दैट मीन्स इट शुड बी अ लीगल ड्यूटी which is enforceable by law. The parties must have the intention to impose the duty on the promisor. अब ये प्रोमिसर यानी जो वादा कर रहा है, अभी आगे हम इसके भी बारे में पढ़ेंगे, प्रोमिसर कौन है और प्रोमिसी कौन है। सो जैसे ऑफर और ऑफर ही बोला था मैंने, सो आप ये बोल सकते हैं कि ये लोग प्रॉमिस भी कर रहे हैं, तो ये एक प्रोमिसर हो गया, ये प्रोमिसी हो गया। ठीक है, तो हमने ऐसा बोला था कि ऑफरर है, ऑफर दे रहा है, जिसको ऑफर दिया वो ऑफरी, जो प्रॉमिस कर रहा है प्रॉमिसर, जिसको प्रॉमिस प्राप्त होता है वो प्रॉमिसी। ठीक है, सो यहां पे देयर शुड बी अ ड्यूटी, देयर शुड बी एन इंटेंशन टू इंपोज अ ड्यूटी ऑन द प्रॉमिसर। एक ड्यूटी क्रिएट होना चाहिए टू फुलफिल द प्रॉमिस एंड बिस्टो अ राइट। दूसरे पार्टी का राइट क्रिएट होना चाहिए ऑन द प्रॉमिस टू क्लेम इट्स फुलफिलमेंट। जैसे ये वाले केस में देखो, अगर हम बोलते हैं ए ने बी को वादा किया कि मैं तुम्हें कार दूंगा, बी ने वादा किया 2 लाख रुपए दूंगा, क्या ए की एक जिम्मेदारी क्रिएट हुई? तो यस, कार देने की उसकी एक लीगल ड्यूटी क्रिएट हो गई। अगर ए कार नहीं देगा तो बी को लीगल राइट मिलता है कि वो एक्शन लेके कार क्लेम कर सकता है। सो लीगल ड्यूटी, ए की ड्यूटी कार देना, बी का राइट कार लेना। दूसरे एंगल से देखो तो बी की ड्यूटी 2 लाख रुपए देना और ए का राइट 2 लाख रुपए क्लेम करना। सो दोनों का, एक का राइट दूसरे की ड्यूटी होती है। इसकी ड्यूटी है अगर कार देना, तो बी का राइट रहेगा। तो वही चीज लिखी है कि ड्यूटी, एक की ड्यूटी रहेगी, इट मस्ट इंपोज अ ड्यूटी ऑन द प्रॉमिसर टू फुलफिल द प्रॉमिस एंड बिस्टो द राइट ऑन द प्रॉमिसरी टू क्लेम इट्स फुलफिलमेंट। तो एक जन ड्यूटी, एक की ड्यूटी है कि वो प्रॉमिस फुलफिल करेगा, दूसरे का अधिकार है कि उसका प्रॉमिस फुलफिल करके मिले। दिस ऑब्लिगेशन मस्ट नॉट बी मियरली मॉरल अलोन, इट मस्ट बी लीगल। लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, मॉरल ऑब्लिगेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने अगर आपको लंच वगैरह पे बुलाया, तो यहां पे ऐसा हो सकता है कि नहीं यार सर ने बोले हैं पार्टी का तो हमने जाना चाहिए, वो मॉरल ऑब्लिगेशन हो गया। बट जब तक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होता तो हम इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। सो बहुत टाइप के ऐसे एग्रीमेंट होते हैं। आपके पिताजी ने बोले बेटा तू सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जा, मैं तुझे आईफोन 16 प्रो मैक्स लेके दूंगा। अब यहां पे भी आपने वादा किया कि हाँ पिताजी मैं जरूर पास होके बताऊंगा, आप पास हो गए। इसके बाद पिताजी अगर आईफोन 16 प्रो मैक्स नहीं देते हैं तो क्या आप केस फाइल कर देंगे क्या? पिताजी अब बस कोर्ट में मिलेंगे? तो ऐसा थोड़ी है। सो देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन दो देयर वाज एन एग्रीमेंट। सो बहुत प्रकार के एग्रीमेंट होते हैं, सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स, जिसमें इंटेंशन लीगल ऑब्लिगेशन का नहीं है।
जैसे मैंने बताया आपको कि कोई लंच पे बोल रहा है, कॉफी के लिए बुला रहा है, क्रिकेट खेलने बुला रहा है, आप हाँ बोलते हैं तो एक ऑफर हुआ, एक एक्सेप्टेंस हुआ, लेकिन इसके पीछे लीगल ऑब्लिगेशन नहीं, लीगल ड्यूटी नहीं क्रिएट हो रही। जब तक लीगल ड्यूटी क्रिएट नहीं होती तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। सो सिर्फ एग्रीमेंट से नहीं बनता है कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट के साथ में लीगल ऑब्लिगेशन भी होना चाहिए, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण होता है। देयर शुड बी एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बहुत टाइप के हो सकते हैं, सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट या लीगल एग्रीमेंट। लीगल एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। वैसे ही लीगल ऑब्लिगेशन भी होना जरूरी है। अब लीगल ऑब्लिगेशन यानी जैसे मैंने आपको बताया, अगर कोई वो कार्य पूरा ना करे तो हम कोर्ट जा सकते हैं, दैट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन। सो लीगल ऑब्लिगेशन भी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे ट्रैफिक नियमों का पालन करना, क्या ये लीगल ऑब्लिगेशन है? तो यस, ट्रैफिक नियमों का भी आपको पालन करना जरूरी है। अगर नहीं करेंगे पालन, मैं समझो रेड लाइट जंप करके भागता हूं तो पुलिस पकड़ सकती है, मेरे पे एक्शन होगा, कोर्ट जाना पड़ेगा। सो ये भी एक लीगल ऑब्लिगेशन है। बट क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या? तो आंसर इज नो, क्योंकि ये लीगल ऑब्लिगेशन क्या एग्रीमेंट से क्रिएट हुआ है क्या? तो नहीं, देयर इज नो एग्रीमेंट। ऐसा कोई एग्रीमेंट किया कि मैंने पुलिस वालों के साथ, देखो भैया रेड लाइट रहेंगी ना मैं रुकूंगा, ग्रीन होंगी ना तब मैं चलूंगा, तो ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं किया हूं मैंने। सो ये भी लीगल ऑब्लिगेशन जरूर है, बट बिहाइंड दिस लीगल ऑब्लिगेशन देयर इज नो एग्रीमेंट। एग्रीमेंट नहीं है तो अगेन ये लीगल ऑब्लिगेशन में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जैसे जिम्मेदारियां नहीं आती। ठीक है, सो ऐसा संजय भैया पानी भी दे देना। हाँ, तो पुड़िया मंगाया हूं मैंने। नहीं वो वाली नहीं है, ड्रग्स वगैरह, ड्रग्स ही है, दवाइयां हैं, दवाइयों को ड्रग्स बोलते हैं। सो थोड़ी तबीयत खराब है मेरी, ठीक है, होता है कभी कभी। सो एग्रीमेंट और लीगल ऑब्लिगेशन दोनों मिलेंगे तब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल देयर कैन बी अ लीगल ऑब्लिगेशन टू ऑब्जर्व ट्रैफिक रूल्स, ये भी लीगल ऑब्लिगेशन है, बट ये एग्रीमेंट के द्वारा नहीं उत्पन्न हुआ, इसीलिए इट विल नॉट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। वैसे ही एग्रीमेंट बहुत टाइप के हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था सोशल एग्रीमेंट। सो सोशल एग्रीमेंट में क्या होता है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऐसी कोई चीज बोल रहा है जिसमें कोई इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन नहीं है, जैसे कि वही कॉफी पे जाना, सो ऑफर फॉर अ कॉफी, ऑफर फॉर अ मूवी, ये सब क्या है, ये भी ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, एग्रीमेंट है, बट इट इज अ सोशल एग्रीमेंट और अ डोमेस्टिक एग्रीमेंट। सो इसीलिए यहां पे फिर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होते, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे। जहां दोनों मिलते हैं, ऐसा एग्रीमेंट जिसके द्वारा लीगल ड्यूटी क्रिएट हो गई, वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। वही उसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या बोलती है? कॉन्ट्रैक्ट मींस एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। दोनों चीज होना चाहिए, देयर शुड बी एन एग्रीमेंट एज वेल एज अ ड्यूटी एनफोर्सिएबल बाय लॉ। दोनों चीजें हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, दोनों में से एक भी चीज नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। सो वही चीज लिखी हुई है। सो इन एग्जाम्पल दिया है एक इलस्ट्रेशन, ए इनवाइट्स बी टू ज्वाइन मैरिज पार्टी। ए ने बी को पूछा क्या तुम शादी में आओगे, और बी ने वादा किया हाँ, बी प्रोमिसेस टू डू सो। सो एक ऑफर हुआ, ए ने ऑफर दिया, वैसे ही जैसे अंकल ने आपको बोले कि बेटा शादी है घर पे आना, आपने बोले हाँ अंकल जरूर आएंगे, बट अपन नहीं जाते, अपन वहां जाते जहां पे अच्छा खाना हो या अच्छे लोग हो, बाकी जगह नहीं जाते। अच्छे लोग यानी अच्छे लोग, वैसे नहीं हाँ सर अच्छे लोग आने वाले, वैसा नहीं। तो हम हर जगह नहीं जाते, हम लोग पापा मम्मी को भेज देते, बट अपन खुद थोड़ी जाते हर जगह। सो ऐसे केसेस में कोई लीगल ड्यूटी नहीं है। तो वही सेम एग्जांपल दिया आपको, ए इनवाइट्स बी टू जॉइन हिज मैरिज पार्टी एंड बी प्रॉमिसेस टू डू सो, बट बी इवेंचुअली फेल्स टू कीप अप द प्रॉमिस, वो नहीं जाता है। इन दिस केस देयर इज अ फुल फ्लेज्ड एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट जरूर है इसमें between A and B, but behind this agreement there is no intention on the part of parties to impose the duty on the promisor and bestow a right on the promisee to claim its fulfillment. Therefore agreement is not enforceable by law. So ऐसे agreement जिसमें आप कोर्ट जाने का अधिकार नहीं रखते हैं, उनको हम बोलते हैं these are not enforceable by law. So agreement enforceable by law तब रहता है जब उसके अगेंस्ट हम एक्शन ले सकते हैं और कोर्ट जा सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं। सो उसमें एग्रीमेंट्स आर एनफोर्सिएबल बाय लॉ। इसी को अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, अगर आप ये डायग्राम देखते हैं तो इससे आपको क्लियर होगा। ये डायग्राम में हमने क्या बोला कि एग्रीमेंट और लीगल ऑब्लिगेशन दोनों मिलेंगे तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा।
दैट मीन्स ये जो एग्रीमेंट है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहे, यहाँ के जो एग्रीमेंट्स है ये ऐसे एग्रीमेंट है जो सोशल एग्रीमेंट्स है। पर हम ऐसा बोलते हैं कि बोल सकते हैं कि हर कॉन्ट्रैक्ट को पहले एग्रीमेंट होना जरूरी है, क्योंकि एग्रीमेंट रहेगा तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर एग्रीमेंट ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण नहीं होता। हम ऐसा बोल सकते हैं कि हर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट रहेगा, पर हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बने ये जरूरी नहीं। ठीक है, सो ये वैसे ही है जैसे कि हर कॉकरोच जो है वो एक कीड़ा रहेगा, लेकिन हर कीड़ा कॉकरोच रहे जरूरी नहीं, वो झिंगुर हो सकता है, टिड्डा हो सकता है, सो कुछ भी हो सकता है। सो हर रेप्टाइल जो है वो छिपकली हो जरूरी नहीं, लेकिन हर छिपकली एक रेप्टाइल रहेगी। ठीक है, सो वैसे ही यहां पे भी हर कॉन्ट्रैक्ट जो है ये एग्रीमेंट जरूर रहेगा, लेकिन यहां जो एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा है। दैट मीन्स हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बने ये जरूरी नहीं, वही चीज आगे लिखी हुई है। सो डायग्राम्स देख के हम इजीली रिवाइज कर सकते हैं टॉपिक्स को। सो मैंने आपको बताया था आपको एक कॉपी भी बनाना है नोटबुक, जिसमें आपको सब चीज बनाते जाना है जो अपन यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि आगे चल के कोर्स इतना वास्ट है ना। सो दिक्कत ये जाती है रिविजन्स वगैरह कैसे करना। अगर आप डायग्राम्स बना लेंगे, सब चीजें बनी हुई रहेगी, तो आपको रिविजन्स काफी ईजी हो जाएंगे, क्योंकि आखिरी वक्त पे बहुत मुश्किल जाता है। आखिरी वक्त है नहीं, वो वाला नहीं, आखिरी वक्त है ना एग्जाम का वक्त। एग्जाम के वक्त में एक दिन में आपको रिवाइज करना है पूरी बुक। सो वो बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। बहुत बड़ी बुक है, 468 पेज है। सो बहुत सारे पेजेस है इसमें, लगभग 500 पेज ही है। उसके अलावा फिर क्वेश्चन बैंक है। सो आपकी पहले से प्रिपरेशन होना चाहिए, और यकीन मानो ये बुक पूरी होती है आखिरी बार। आखिरी दिन पेपर के एक दिन पहले 3 बार ये बुक पढ़ी जा सकती है, और पढ़ते हैं बच्चे, तभी जाके वो रैंक वगैरह लेके आते हैं फिर। सो 3 बार ये पढ़ना पॉसिबल है। एक ही सब्जेक्ट डिफिकल्ट जाएगा, आप किसी भी सीए फाउंडेशन वाले बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिए पूछना, सिर्फ लॉ डिफिकल्ट जाएगा आपको। बाकी आपको मैथ स्टैट्स में प्रॉब्लम नहीं जाती, गोलेज लगाना है। इकोनॉमिक्स में भी गोले लगाना है, उसमें प्रॉब्लम नहीं जाती। अकाउंट्स में स्टेप मार्किंग मिली जाती है, उसमें प्रॉब्लम नहीं जाती। लॉ में लिखने में काफी तकलीफ जाती है, आपको समझने में जम जाएगा सब चीज, बट लिखने में प्रॉब्लम जाती है। सो हम उस पर भी चर्चा करेंगे कैसे लिखना पड़ता है, क्योंकि वो भी एक बड़ा टास्क होता है। और इसीलिए, और ये अपने यहाँ नहीं पूरे देश भर में प्रॉब्लम है कि लॉ में सब लोग अटकते हैं फाउंडेशन में। वहीं इंटर में सबसे आसान हो जाता है लॉ। इंटर में आप देखना एक भी बच्चा नहीं अटकता है लॉ में, क्योंकि यहाँ पे आपका अगर फाउंडेशन का बेस क्लियर हो जाता है तो अगले साल काफी आसान हो जाता है। और अगले साल का लॉ थोड़ा अलग है, टेक्निकल लॉ है, ये जनरल लॉज है। यहाँ जो भी आप पढ़ रहे हैं ये आम चीजें जो आपको आसपास की दुनिया में देखने मिलती है, वो वाली चीजें हैं इसमें। इसमें जजमेंट का एक रोल आ जाता है, तो मार्क्स काटने की संभावना ज्यादा होती है। सो एकदम परफेक्शन से लिखना कई बार संभव नहीं होता, जनरल आंसर्स होते हैं। तो मार्क्स यहाँ पे ऐसा होता है कि 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 3.5 4 मिल गए। सो 5 में से 5 तो वैसे ही नहीं देते हैं सीए एग्जाम से। तो सो यहाँ पे 60 मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स माने जाते हैं। सो 60 मार्क्स इन्हें एग्जाम्शन हो जाता है। तो इस बार लेकिन काफी बच्चों के 60+ मार्क्स आए हैं। सो अच्छे मार्क्स आए। और वैसे देखा जाए तो 90s वगैरह बहुत मुश्किल होता है यहाँ। आप सोच रहे होंगे कि हम तो हमेशा से 90 लेके आए हैं, बट यहाँ मुश्किल होता है। सो 90 पूरे देश भर में कहीं नहीं मिले। एक बार अपने यहाँ एक स्टूडेंट को मिले थे 90 मार्क्स। सो 90 मार्क्स लॉ में इन्हें एकदम एक्सेप्शनल पेपर लिखा होगा उसने, तब जाके उसको मिले। सो बहुत कम चांस होते हैं। इवन आप गूगल सर्च करोगे, यूट्यूब देखोगे तो लिखा रहेगा हाउ टू स्कोर 80 मार्क्स इन लॉ, क्योंकि वही एक मेजर बहुत बड़ा अचीवमेंट मान लिया जाता है 80 मार्क्स। सो 80 तो अपने यहाँ कई बार आते हैं, इस बार 80 किसी को नहीं आए। पिछले बार भी 80 नहीं आए थे, नहीं तो 82 85 ये रेगुलर आते रहते हैं। बट इस बार लेकिन एक रिजल्ट ओवरऑल देखे तो लॉ में अच्छा आया है। तो भले 80 नहीं आए, बट 60+ बहुत लोग लेके आए इस बार। सो वो भी अच्छी बात होती है। सो 69 70 तक काफी लोग गए हैं, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है वो भी। क्योंकि सीए एग्जाम में ये फाउंडेशन में यही एक पेपर है जिसमें मार्क्स कम होते हैं। बाकी पेपर्स में क्योंकि ज्यादा स्किल्स टेस्ट नहीं होती। अगर आप अकाउंट्स देखो तो स्टेप मार्किंग में काफी मार्क्स मिल जाएंगे, उसमें भी भले ही टोटल आंसर मैच ना हो फिर भी मार्क्स मिल जाते हैं। फिर एमसीक्यू में वैसे ही मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ लॉ एक है जिसमें आपको पूरा लिखना है, पर अगले साल उल्टा हो जाएगा, अगले साल सभी पेपर पूरे लिखने के हैं, तो इसीलिए इंटर और डिफिकल्ट होता है। सो लेकिन फिर भी वहां पे लॉ इजी हो जाएगा, क्योंकि लॉ में 30 मार्क्स के एमसीक्यू होते हैं वहां पे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और अगर आपके डाउट्स पूरे क्लियर है, कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर है, तो आप एमसीक्यू में 30 में से 25 तो ऑलरेडी ले ही सकते हैं आसानी से। सो 25 नहीं 20 भी मान लो मिल गए, तो भी बाकी 70 में से सिर्फ 20 मार्क तो कोई भी ला लेता है।
तो इसीलिए इंटर में लॉ डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन फाउंडेशन में लॉ ही डिफिकल्ट होता है। सो आप देखेंगे कई बार बच्चे हैं 200 प्लस स्कोर कर लेते हैं, सो ओवरऑल एग्रीगेट भी बन जाता है, 240 मिल गए और लॉ में 39 मिले। सो ऐसे भी होता है। तो इसीलिए लॉ को हल्के में नहीं लेना है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट यही जाएगा आपको आगे चल के फाउंडेशन लेवल पे, क्योंकि इसमें लिखना रहेगा। तो वो अपन देखेंगे, उसके लिए रीडिंग इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि रीडिंग करते रहो, बाद में मैं राइटिंग कैसे करना है उस पर भी अपन डिस्कशन करेंगे ही। सो आगे बताऊंगा कैसे क्या लिखना है चीजों को। अभी हम उतना आगे आए ही नहीं है लिखने लायक चीजों पे, इसीलिए अभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो बुक में जैसे दिए रीड करके आप लिख सकते। प्रैक्टिस करना है तो आप देख सकते, जैसे कोर्ट के बारे में आपको लिखना है, पहले वो पढ़ लो एक बार, कोर्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट का पार्ट पूरा पढ़ लिया, फिर बुक बंद करो और रिकॉल करो और फिर लिख के देखो सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या बताया हुआ था बुक में। सो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हाई कोर्ट के बारे में लिखना है तो वैसा कर लो, सेबी के बारे में लिखना है, सेबी के बारे में पहले बुक में पढ़ लो पूरा, एक दो बार रीड किए, फिर बंद किए, फिर एक पेपर लिए उस पर लिख के देख लिए। सो उससे ये डायरेक्ट वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन होते हैं उसको लिखने का अलग पैटर्न है जो अपन देखेंगे, तो वो अभी आने के ही है, आपको अभी तक नहीं आए। अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था वैसा क्वेश्चन आ सकता है कि पिताजी बोलते हैं अपने बेटे को, बेटा तू सीए फाउंडेशन पास हो जा, मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा। सो क्या ये एक कॉन्ट्रैक्ट है? तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है कि पिताजी बोल रहे हैं, बेटा एक्सेप्ट कर रहा है, तो भी फिर हमको यहाँ पे पूरा चीज एनालाइज करना पड़ेगा कि यहाँ एग्रीमेंट हुआ बट देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन, ये एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट है एंड देयरफॉर इट विल नॉट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। सो वही चीजें हैं। सो ये एक्चुअली वही पॉइंट है ऊपर जो हमने पढ़ा उसी को और एनालाइज कर रहे हैं अब अपन। हर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट जरूर है, बट हर एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट बने ये जरूरी नहीं। सो एग्रीमेंट इज अ जीनस, इसी को हम टेक्निकल टर्म्स में क्या बोलते हैं? जीनस। जीनस है वो, जीनस यानी एक वाइडर कैटेगरी। जैसे पाइसिस हो गया, ये एक जीनस हो गया, उसमें से एक गोल्ड फिश। जैसे मैंने एग्जांपल दिया अभी रेप्टाइल्स है, तो ये एक जीनस है, एक वाइडर कैटेगरी। साइंस वालों को पता होगा, कॉमर्स वालों को नहीं पता होता है, तो कॉमर्स वाले ये भूल चुके हैं। वैसे पढ़े सबने होते हैं क्योंकि 9th 10th में भी होता है इसमें, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम। सो उसमें पढ़ा होता है जीनस और स्पीशीज, ये एक्चुअली साइंस के टर्म्स है। सो जीनस यानी एक वाइडर कैटेगरी, और उसका एक प्रकार जो होता है उसको स्पीशीज बोलते हैं। जैसे कि बहुत सारे रेप्टाइल्स होंगे, उसमें से एक छिपकली, तो छिपकली स्पीशीज है, और रेप्टाइल्स जो है रेंगने वाले जीव, ये सब हो गए जीनस। ठीक है, सो वैसे ही है। तो एग्रीमेंट एक जीनस है, ये बहुत टाइप के होंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक स्पीशीज है, यानी उसका एक तरीका, उसका एक प्रकार है। जैसे बहुत सारी मछलियां, ये पाइसेस हो गई, उसमें से कुछ गोल्ड फिश होंगी, तो गोल्ड फिश है ना कॉन्ट्रैक्ट हो गए। जैसे बहुत सारे कीड़े मकोड़े, ये जीनस हो गया आर्थ्रोपोडास, उसमें से कॉकरोच, तो कॉकरोच इज अ स्पीशीज। ऐसा लिख के मत आना एग्जाम में, ये एग्जाम्पल समझाने के लिए, नहीं तो लिख के आ रहे कि एग्रीमेंट मींस इंसेक्ट्स, ऐसा नहीं है। एग्रीमेंट इंसेक्ट्स वैसा लिखना नहीं है, वो समझाने को बता रहा हूं मैं। सो आपको लिखना यही है, जीनस और स्पीशीज। ठीक है, सो कॉकरोच वॉकरोच लिख के नहीं आना है अपने को वहां पे। तो एग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म, एग्रीमेंट वाइड है। अगेन डायग्राम से देखो, एग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म, ज्यादा है वो, उनमें से कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। सो एग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म देन कॉन्ट्रैक्ट। इट मे बी अ लीगल एग्रीमेंट, लीगल भी हो सकता है, दैट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, या सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट भी हो सकते हैं। जैसे पिताजी ने बोला कि फाउंडेशन पास हो जा, दीज आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, इसमें आप पिताजी के अगेंस्ट कोर्ट नहीं जा सकते, केस फाइल नहीं कर सकते। एग्रीमेंट्स रिलेटिंग टू सोशल मैटर्स लाइक गोइंग टू अ मूवी टुगेदर, सो मूवी देखने जाना, विजिट टू अ होटल, डू नॉट क्रिएट legal obligation between the parties and hence these are not contracts. Only those agreements grow into contracts which create legal obligations. सिर्फ वही agreement contract बनते हैं जो legal obligations create करते हैं। So difference दिया है। agreement पहला point generally definition होता है। So agreement को define क्या किया था? every promise. So agreement is a promise. offer और acceptance मिलके बनता है agreement. तो ए ने बी को पूछा क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 1 लाख रुपए में? सो बी ने बोला हाँ, तो ऑफर और एक्सेप्टेंस, दैट मींस हो गया एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशन है, इट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो ये भी एग्रीमेंट है बट एनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म, इट इज अ जीनस, इट इंक्लूड्स सोशल एग्रीमेंट एज वेल एज लीगल एग्रीमेंट, दोनों आ जाते हैं। जबकि कॉन्ट्रैक्ट इज अ स्पीशी,
ये उसका एक प्रकार है। इट इज अ नैरोअर टर्म। अगेन अगर आप इस डायग्राम से देखें तो एग्रीमेंट जो है वाइडर टर्म है, इट इज अ जीनस, उसका एक प्रकार है कॉन्ट्रैक्ट। वही एग्रीमेंट जिसमें लीगल ऑब्लिगेशन आ गया वो बन गया कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट्स मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, ऐसे भी एग्रीमेंट होते हैं जिसमें लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, सोशल नेचर के, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में तो लीगल ऑब्लिगेशन रहेगा ही। विदाउट लीगल ऑब्लिगेशन हम उसको कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बोलेंगे, डेफिनेशन ही बोलती है कि लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, पर हर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट जरूर रहेगा। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। ठीक है, सो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्टली ये पूछ लेंगे ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, कमेंट। सो आपको कमेंट करना पड़ेगा यस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज एग्रीमेंट्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स, सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट। जब तक लीगल ऑब्लिगेशन नहीं आएगा तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। सो एन एग्रीमेंट विच क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट एंड हेंस इट इज true that a contract will be an agreement first and then it will become a contract if there is a legal obligation। अपने शब्दों में लिख सकते हैं even if it is a law subject, but फिर भी अपने शब्दों में लिख सकते हैं। मीनिंग जब तक चेंज नहीं हो रहा तब तक, अगर मीनिंग चेंज हो रहा है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो आपको उसके जो वर्ड्स हैं आप अपने वर्ड्स में कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, कुछ वर्ड्स चेंज नहीं कर पाओगे, कॉन्ट्रैक्ट की जगह कॉन्ट्रैक्ट ही लिखोगे, एग्रीमेंट की जगह एग्रीमेंट ही लिखोगे, बट बाकी आप उसको कनेक्ट करने के लिए कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। आप वाइडर टर्म के बदले ब्रॉडर टर्म बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो एक ही बात है, तो मीनिंग नहीं बदलना चाहिए कॉन्सेप्ट्स का। जब तक मीनिंग नहीं चेंज हो रहा है मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, अगर मीनिंग ही चेंज हो गया अगर तो मार्क्स मिलना फिर मुश्किल रहेगा, तो मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो वैसे ही आएंगे, फिर उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लीगल ऑब्लिगेशन को लीगल ऑब्लिगेशन ही लिखो तो चलेगा, लेकिन अगर लीगल ड्यूटी भी लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑब्लिगेशन बोलो या ड्यूटी बोलो, सो उतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा जब तक कि मीनिंग नहीं बदल रहा है। ठीक है, सो ऐसा है। अब इसी सवाल को दूसरे एंगल से देखते हैं। हमने पहले क्या देखा, हर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है, पर हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो ये जरूरी नहीं। हर एग्रीमेंट, यहां के जो एग्रीमेंट है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहे हैं, सो ये वाले एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। इसी को दूसरे एंगल से बोलूं तो हर लीगल ऑब्लिगेशन भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। सिर्फ वो लीगल ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जो एग्रीमेंट के द्वारा अराइज हुआ है, जो एग्रीमेंट से उत्पन्न होते हैं वही लीगल ऑब्लिगेशंस कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। सो जैसे ट्रैफिक नियमों का पालन करना ये भी एक लीगल ऑब्लिगेशन है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि ये एग्रीमेंट के द्वारा अराइज नहीं हुआ, ये किसी कानून के द्वारा अराइज हुआ है। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है क्या करना क्या नहीं करना। अब ये भी एक लीगल ऑब्लिगेशन है, क्योंकि अगर आप वो गलत करोगे, जैसे आप अपने तिरंगे का अपमान कर रहे हो, किसी व्यक्ति के खिलाफ उल्टा पुल्टा कुछ बोल रहे हो, तो यहां भी जेल हो सकती है, क्योंकि ये भी लीगल ऑब्लिगेशन है। बट ये लीगल ऑब्लिगेशन भी एग्रीमेंट से अराइज नहीं हुए, कॉन्स्टिट्यूशन से अराइज हो रहे हैं। सो ये भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं आएंगे। ध्यान रखो, फिर बता रहा हूं, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि ये ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किए तो चलता है। ये ऑब्लिगेशन भी पूरा नहीं करोगे तो जेल वगैरह हो सकती है, कोर्ट जाना पड़ सकता है। जैसे मैं ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करूंगा तो वहां भी लीगल ऑब्लिगेशन तोड़ा हूं तो जेल हो सकती है, कोर्ट जाना पड़ सकता है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता। सो हम जो ये कॉन्ट्रैक्ट के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे वो इनको अप्लाई नहीं होंगे। सो ये भी ऑब्लिगेशन है तो पूरा तो करना ही है, लेकिन ये ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं आते। दैट मीन्स हम जो यहां पढ़ने वाले हैं वो इनको अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बट ऑब्लिगेशन तो पूरा करना ही पड़ेगा। सो ऐसा नहीं है कि ऑब्लिगेशन अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ रहा तो तोड़ सकते, सो उसको भी तोड़ा नहीं जा सकता, इसीलिए तो लीगल ऑब्लिगेशन बोल रहे हैं हम उसको। ठीक है, सो अब इसी को दूसरे एंगल से बताया है, किन प्रकार के व्हाट टाइप ऑफ लीगल ऑब्लिगेशंस आर डेल्ट विद बाय द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। किस प्रकार के लीगल ऑब्लिगेशन हम यहां पढ़ते हैं, तो ऐसे लीगल ऑब्लिगेशन जो एग्रीमेंट के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। सो इसको दूसरे लैंग्वेज में बोले तो, एक लैंग्वेज में ऐसा बोल सकते हैं, किन प्रकार के एग्रीमेंट्स हम यहां पढ़ते हैं, ऐसे एग्रीमेंट जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहे हैं। दूसरे तरह से ऐसा बोल सकते हैं, किस प्रकार के लीगल ऑब्लिगेशन पढ़ते हैं, ऐसे लीगल ऑब्लिगेशन जो एग्रीमेंट से अराइज हुए हैं। सो दोनों तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं। तो वही अगले पार्ट में वही दिया है आपको, किस प्रकार के लीगल ऑब्लिगेशन हम यहां पे पढ़ते हैं। सो ऐसे ऑब्लिगेशंस दैट अराइज फ्रॉम एन एग्रीमेंट।
ऑब्लिगेशंस में अराइज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, अलग अलग टाइप के ऑब्लिगेशंस होते हैं. लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील्स ओनली विद सच लीगल ऑब्लिगेशंस व्हिच अराइज फ्रॉम एन एग्रीमेंट. ऑब्लिगेशंस व्हिच आर नॉट कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर, ये भी पूरे तो करना है बट दीज आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के दायरे के बाहर है. सो इसमें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, ऑब्लिगेशन टू ऑब्जर्व ट्रैफिक रूल्स डज नॉट फॉल विद इन द स्कोप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. और भी बहुत सारे सोर्सेस होते हैं लीगल ऑब्लिगेशन के, लाइक ऑब्लिगेशन अंडर द ट्रस्ट लॉ, ट्रस्ट हम पढ़ेंगे आगे चल के तो वहां क्लियर हो गए. लॉ ऑफ टॉर्ट, टॉर्ट हमको कोर्स में नहीं है बट टॉर्ट भी एक प्रकार का सिविल रॉन्ग कहलाता है, उसकी डेफिनेशन ही है, टॉर्ट को डिफाइन किया जाता है, इट इज अ सिविल रॉन्ग. ये गलत है बट ये क्राइम नहीं कहलाता. सो इसके बारे में आपको यहां पे आपको पढ़ाया नहीं जाता बट सीए अगर आप कुछ और पढ़ते, जैसे समझो लॉ कर रहे हो आप एलएलबी, तो एलएलबी में जरूर लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ाया जाता, पूरा एक सब्जेक्ट होता है वो. सो सिर्फ एक टॉपिक नहीं होता, पूरा सब्जेक्ट होता है लॉ ऑफ टॉर्ट का. तो टॉर्ट में क्या आता है, मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा. टॉर्ट में एक एक्चुअल केस है, वो मैं आपको बताता हूं. पहले एक व्यक्ति था, ये व्यक्ति क्या कर रहा था, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था. आपको पता है कंस्ट्रक्शन वर्कर जब भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो ये लोहे को काटने का काम कर रहा था, सरिया होता है. तो यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा होता है, इसके पास ऐसा खीला होता है, वो खीला लेके बैठा होता है. दूसरा व्यक्ति क्या करता है, बड़ा सा हथौड़ा होता है उसके पास, वो ये हथौड़े से हिट करता है. इसको नहीं, इसको हिट नहीं करना है, इसको हिट करता है. तो आपने देखा होगा. सो इसको हिट करते हैं ऐसे 3-4 बार और फिर लोहा को तोड़ते हैं, कट जाता है वो. अब तो खैर ये दिखने को नहीं मिलता, पहले ऐसे हाथ से काटा जाता था, अभी तो कटर आ गए, वो कटर से डायरेक्टली रोल होता है और कट जाता है. बट पहले इस प्रकार से काम होता था. ये एक्चुअल केस है. इसमें क्या हुआ था, ऐसे ही एक व्यक्ति, एक मजदूर था, वैसे हिट कर रहा था, ऐसे हथौड़ा उठाता था, फिर हिट करता था, फिर उठाता था, फिर हिट किया, फिर उठाया, और वो हथौड़े का जो हेड है ये जाता है और ये जाके पीछे कोई व्यक्ति जा रहा था उसको लग गया. अब यहां सवाल ये आता है, इनको नाम दे देते हैं, समझो ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है. क्या मिस्टर ए की जिम्मेदारी है मिस्टर बी को पैसा देने की? तो आंसर इज यस, ये भी एक लीगल ऑब्लिगेशन है, ये लीगल ड्यूटी है. अगर ए पैसा नहीं देगा तो बी उस पर एक्शन ले सकता है. बट क्या ये क्राइम है, क्या क्रिमिनल एक्ट है क्या? तो आंसर इज नो, ये क्रिमिनल एक्ट नहीं है, ये टॉर्ट कहलाता है. टॉर्ट की डेफिनेशन है इट इज अ सिविल रॉन्ग. ये भी रॉन्ग है बट इट इज नॉट अ क्राइम, ये गलती से हो गया है. सो ये सिविल रॉन्ग है. ये टॉर्ट का एक एग्जांपल हो गया, और भी है बहुत सारे, तो टॉर्ट का ये एक एग्जांपल आप ध्यान रख सकते हैं जिससे आपको क्लियर होगा. अब यहां पे भी क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आएगा क्या? द आंसर इज नो, ये भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि ये भी जो ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है एग्रीमेंट से नहीं हुआ. ऐसा एग्री थोड़ी किया था, ए ने बोला बी को, देखो भाई आप पीछे खड़े रहना, मैं ना ऐसा करूंगा, टक, फिर आपको लगेगा और फिर मैं पैसा दूंगा, ऐसा बोला था क्या? सो नहीं, ऐसा कोई एग्रीमेंट थोड़ी हुआ है. सो लीगल ऑब्लिगेशन उत्पन्न हो गया बट इट इज नॉट ड्यू टू एन एग्रीमेंट. तो यहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा. सो हम ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं पढ़ते हैं. ये भी ऑब्लिगेशन है तो पूरा तो करना है, ए इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉम्पेंसेट बी, बट ये लीगल ऑब्लिगेशन एग्रीमेंट से अराइज नहीं हुआ एंड देयरफॉर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम इसको नहीं पढ़ते. ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बियॉन्ड है. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सिर्फ वो वाली चीजें हम पढ़ते हैं जिसमें लीगल ऑब्लिगेशन भी है और एग्रीमेंट भी है. एग्रीमेंट से अगर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होते हैं देन दीज आर कवर्ड अंडर द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. सो ये एक्चुअल एग्जांपल है एक टॉर्ट का, इसको टॉर्ट बोलते हैं. टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, ये एक्चुअल केस हुआ था. सो टॉर्ट की भी कुछ जिम्मेदारियां होती है, ये भी ऑब्लिगेशंस क्रिएट करता है. फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में भी, संविधान में कुछ जिम्मेदारियां बताई गई है, वो भी लीगल ड्यूटी है, बट ये भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं कवर होती है. दे आर आउटसाइड द पर्व्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लॉ सिंस दे आर नॉट वॉलेंटरीली क्रिएटेड थ्रू एन एग्रीमेंट. सो एग्रीमेंट के द्वारा नहीं बनाया गया है. देयरफॉर दीज आर आउटसाइड द पर्व्यू ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. अब आपको बेसिक जो है कॉन्ट्रैक्ट का ये कवर हुआ. इसमें अभी हमने ऑफर के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं की है, हल्का फुल्का बताया हूं मैंने, पूरा डीप में पढ़ना है हमको. एक्सेप्टेंस के बारे में डीप में पढ़ाई करना है, कंसीडरेशन भी डीप में पढ़ना है. अभी हमने बेसिक क्या क्या देखा. सबसे पहली चीज, कॉन्ट्रैक्ट क्या है. कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट
एनफोर्सिएबल बाय लॉ। दो चीज निकली, एग्रीमेंट एंड लीगल ऑब्लिगेशन। एग्रीमेंट जो है ये क्या है, ये डिफाइन किया है, सेक्शन 2E डिफाइन करता है। एग्रीमेंट का मतलब है प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस जो एक दूसरे के बदले में है। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। फिर प्रॉमिस देखा हमने, प्रॉमिस को बताया है इट इज एन एक्सेप्टेड प्रपोजल। एक ने प्रस्ताव रखा, ऑफर रखा, दूसरे ने एक्सेप्ट किया, तब जाके एग्रीमेंट बना। अब कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, जब इसमें लीगल ऑब्लिगेशन आ जाएगा। लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब है लीगल ड्यूटी क्रिएट होना चाहिए। सिर्फ मॉरल ड्यूटी क्रिएट होने से नहीं होता काम, लीगल ड्यूटी होना चाहिए। लीगल ड्यूटी का मतलब है अगर कोई पूरा ना करे तो हम उसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज अ लीगल ऑब्लिगेशन। सो दोनों जब क्रिएट होंगे तभी जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर दोनों में से एक चीज भी नहीं है, सिर्फ एग्रीमेंट है बट लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन है बट एग्रीमेंट नहीं है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा जब एग्रीमेंट भी है और लीगल ऑब्लिगेशन भी है। ठीक है, सो अब यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट, ऑनलाइन भी किसी को डाउट होंगे तो। ऑनलाइन कोई है ही नहीं, सब लाइव क्लास वाले हैं। अरे वाह, बढ़िया है। एक मिनट देख लेता हूँ, गलत क्लास तो नहीं ज्वाइन किया। हाँ, नहीं तो बच्चे बैठे होंगे। नहीं, बराबर है। सो अच्छा है, सब लाइव क्लास वाली हैं। जनरली ऐसा होता नहीं, कुछ बच्चे तो होते ही हैं ऑनलाइन वाले। सो अपनी क्लास में सब लाइव है। ऑनलाइन को बैकअप जैसे ही रखना चाहिए। हम लोग का ये कई बार डिस्कशन भी होता है। कई बार बच्चे ऑनलाइन हमने अगर दे दिया है कोई बैकअप वगैरह तो उसका गलत इस्तेमाल होता है। लोग सोचते हैं अरे बैकअप तो है ही, आज बारिश आ रही है, कंची मारते हैं अपन। कंची मारते हैं नहीं, छुट्टी मारते हैं। सो कई बार ऐसा होता है वो जानबूझ के क्लास नहीं आते। अगर बैकअप नहीं होता तो शायद आए होते, लेकिन बैकअप है इसीलिए कंची मारे अपन ने। सो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो बैकअप को बैकअप जैसे ही यूज करो, क्योंकि आगे चल के जब बहुत पाइलअप हो जाएगा ना तब कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होता है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रेगुलर पढ़ोगे तो उसका इम्पैक्ट दिखेगा आपको। सो रेगुलर अगर आप पूरा जितना क्लास में हो रहा है उतना घर जाके पढ़ लेते हैं तो इजीली आप क्लियर कर जाएंगे सीए एग्जाम्स। इतनी डिफिकल्ट नहीं है। कभी भी लगे कि डिफिकल्ट है तो मेरे तरफ देख लेना, यार शशांक सर बन सकते तो कोई भी बन सकता है। नहीं, एक्चुअल में मैं बहुत पढ़ने लिखने वाला हूं नहीं, बट मैं इजीली निकल गया सीए एग्जाम्स क्योंकि रेगुलर रहना बहुत इंपॉर्टेंट था। सो फाइनल में मेरे को टाइम लगा था क्योंकि मैं थोड़ा मस्ती में लग गया था। मैंने खुद से डिसाइड किया, इधर एग्जाम है फाइनल की, मैंने सोचा यार अभी नहीं देना है एग्जाम। पढ़ पढ़ के इतना बोर हो गया था, फिर सोचा नहीं देना है। एग्जाम के 1 महीने पहले मैं जाके गोवा बैठ गया। गोवा में बैठा था, मस्ती कर रहे थे हम लोग। सो मैंने बोला चलो ब्रेक लेते हैं। सो खुद ने ब्रेक लिया था अपनी इच्छा से। लेकिन पता था जब देंगे एग्जाम तो पास हो जाएंगे। होता है कभी कभी ऐसा, इच्छा होती है कि नहीं जिंदगी के मजे ले लो, वरना जिंदगी तो अपने मजे ले ही रही है। जब आपकी उम्र का था तब मैंने ये कोट लिखा था कि जिंदगी के मजे ले लो, नहीं तो जिंदगी तो आपके मजे ले ही रही है। फिर मैं जिंदगी के मजे लेने घूमने चला गया था। नहीं तो फाउंडेशन इंटर एक बार में क्लियर हुआ है मेरा, और इतना इंटर ऐसा क्लियर हुआ है कि उस टाइम सिर्फ 16 लोग पास हुए थे पूरे नागपुर से, और 16 लोगों में मैं एक था। बोथ ग्रुप्स एक साथ में, तो होता है। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। आप बोलेंगे सर आप पहले से ही पढ़ंतु होंगे, तो नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। मेरे को 10th में ऐसे ही कुछ 70% थे, 73 वगैरह। 12th में भी ऐसे ही कुछ था, स्टेट बोर्ड था। 12th साइंस था, 60% थे उसमें, 61 बस। तो मैं बहुत गरीब रहा हूँ पढ़ाई में। सो आई वाज सो पुअर दैट आई कुड नॉट इवन पे अटेंशन। कभी कभी बहुत ही पांचट मारता हूँ, जोक भी समझाना पड़ता है। मैं इतना गरीब था, मैं ध्यान तक नहीं दे सकता था। चलो ठीक है। जो कुछ दे नहीं सकता वो गरीब होता है ना। तो मैं गरीब था, लेकिन होशियार भी था। मैं ब्राइट भी था वैसे, इन्हें समझ जाती थी चीजें भक्क से, लेकिन वो रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट, भक्क से नहीं जल्दी से। मैं इतना ब्राइट था कि जब मैं स्कूल जाता था तो टीचर्स गॉगल पहन के आते थे। बहुत रोशनी छोड़ता था मैं इसे गॉगल, नहीं इतना भी नहीं आती है। लेकिन बोलने का मतलब है कर सकते हैं कि एवरेज स्टूडेंट भी अगर अच्छे से पढ़ाई करता है ना तो इजीली क्लियर कर सकता है। सीए एग्जाम्स बहुत डिफिकल्ट नहीं है। लोग ऐसा हुआ बना देते बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन उतना डिफिकल्ट नहीं है। क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि वो सिंसियरिटी से, रेगुलरिटी से पढ़ नहीं पाते। अगर रेगुलर आप पढ़ोगे इजीली पास हो जाओगे। उतना डिफिकल्ट नहीं है सीए कोर्स, सिर्फ कोर्स वास्ट है, ये प्रॉब्लम होती है। अगर मैं कोई भी चीज समझाऊंगा आपको तो ऐसा नहीं होगा वो समझी नहीं है,
100% समझेगा आपको। सिर्फ दिक्कत यह है कि जब हम आगे बढ़ेंगे ना, जब आप देखोगे कि 8वां 9वां चैप्टर चालू है, तब आपको ध्यान भी नहीं रहेगा पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था। इतना वास्ट है कोर्स, इतने बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। ये बुक भी बहुत बड़ी है, आपको देख के छोटी सी लग रही होगी, वो तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ना पड़े इसीलिए टैक्समैन ने और मैंने मिलकर छोटी बुक बनाए हैं। उसके फॉन्ट साइज छोटे हैं, उसको कॉम्प्रेस किया गया है। ये अगर मैं छापूंगा तो ऐसी मोटी सी बुक बनेगी, 450 पेजेस है उसमें, और वो पतले पेजेस है। पतले यानी सस्ते पेज नहीं है, पतले पेजेस महंगे होते हैं। वो पतले पेजेस से बनी है बुक। ये A4 साइज में बनेगी तो बड़ी बुक रहेगी और मोटी भी रहेगी, लेकिन नॉर्मल प्रिंट अगर मैं कराऊंगा तो। बट वो टैक्समैन ने बारीक फॉन्ट्स में जानबूझ के बनाया है ताकि बच्चों को लगे छोटी बुक है तो ज्यादा बिकती है। और टैक्समैन क्या, वो मनी माइंडेड रहते हैं ना, वो लोग तो पब्लिशर्स हैं, उनका तो काम ही है पैसा कमाना बुक्स बेच के। बट हमारा मेन एम होता है कि बच्चे लोग पढ़ें और पास हो। पैसा हमारे लिए है इंपॉर्टेंट बट सेकेंडरी होता है। इसीलिए जहाँ से इंटर में जब मैं खुद अपनी बुक बनाता हूँ ना, वो बहुत ही ऐसे खुली खुली बुक है। एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में इतनी जगह होती है कि आप एक पूरा सेंटेंस लिख सकें, ताकि वो पढ़ने में प्रेशर ना आए सर पे, नहीं तो सर दर्द होता है बारीक बारीक फॉन्ट से। तो वहां पे भले ही हम लोग को महंगा पड़ता है, बट फिर भी मैं ज्यादा खुली खुली बुक रखता हूँ, क्योंकि हमारा मेन एम होता है कि बच्चे लोग पढ़ पाए, इजीली क्लियर कर पाए। और होता भी है, आपको बताया ही होगा बाकी सब लोगों ने। मैं तो थोड़ा एडवर्टाइजमेंट में कच्चा हूँ, लेकिन बाकी मार्केटिंग करने में सब लोग बताते हैं कि अपने यहाँ के जो रिजल्ट्स है, और गलत नहीं है एक्चुअल में, अपने यहाँ के रिजल्ट से 3 गुना होते हैं। जैसे बाकी जगह अगर 15 लोग पास हो रहे 100 में से, तो अपने यहाँ 100 में से 45 लोग पास हो जाते हैं। ये रिजल्ट्स हमेशा अच्छे रहते हैं अपने यहाँ। रीजन वही है कि आप कंसिस्टेंटली, हम लोग कुछ ना कुछ बता रहे हैं, वो बराबर फॉलो कर रहे हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट दिखेगा आपको। इसीलिए मैं शुरुआत में तो काफी बार बोलूंगा कि जो भी हम क्लास में बना रहे हैं बनाते जाओ, साथ में लिखते जाओ चीजें। शुरुआत में याद दिलाते रहूंगा, बाद में आपको खुद को रियलाइज हो जाएगा कि सर बोल रहे हो सही चीज है। अब देखो, इतना सारा कॉन्सेप्ट पढ़े, आपको अगर रिवाइज करना है तो रिवाइज करने के लिए सिंपल सा ये डायग्राम देख लिए तो भक्क से रिवाइज हो जाता है। भक्क से जल्दी से रिवाइज हो जाता है। पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ये देख के ही समझ गया कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, सिर्फ वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हैं। इससे ही समझ गया कॉन्ट्रैक्ट इज अ नैरोअर टर्म, एग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म। इससे ही समझ गया लीगल ऑब्लिगेशन तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जब एग्रीमेंट से बना है। एक ही डायग्राम आप बना लिए, भक्क से सब रिवाइज हो जाता है। ये डायग्राम बना लिए, भक्क से याद आ जाएगा, भक्क से जल्दी से। अब नागपुर में रहते तो ऐसे ही बोलते हैं हम लोग, आप लोग भी ऐसे ही बोलते होंगे घर पे। हाँ तो बोलते नहीं, हो भाई चल रहा है क्या घूमने, बारिश आ रही पकोड़े खा के आते, हो बोलते, हाँ नहीं बोलते, हो। ठीक है, नागपुर वाले ऐसे ही है। मैं भी नागपुरी हो गया हूँ। मेरे को कोई बोलेंगे वो सामने लॉ कॉलेज चौक जाना है, तो मैं बोलूंगा वो सामने जाओ, सामने एक चौक गिरेगा, वहां से लेफ्ट लो, तो चौक गिरेगा, गिर नहीं रहा है, वो है वहां पे। बट नागपुर में ऐसा बोलते हैं, चौक गिरेगा, गिर नहीं रहा है, वो है। फिर आगे जाओगे तो पुल गिरेगा, पुल गिर नहीं रहा है वहां पे। ऐसा बोला जाता है। ठीक है, मैं क्या बचपन से नागपुर में रहा हूं, मेरी 3 पीढ़ियां नागपुर में रही है, तो नागपुरी हो गए। वैसे हम लोग ओरिजिनली यूपी वाले हैं, यूपी के लोग होते ना वो भैया लोग, यूपी के अवधि बोलते हैं। तो हमारी भाषा भी ऐसी होती, अरे बहुआ कैसन हो, हिया आओ तनिक, हिया बैठो, ऐसे बोलते हैं गाँव में। ठीक है। चलो, ये बेसिक चीज हो गई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो एक पॉइंट और देखेंगे छोटा सा। कोई भी डाउट है तो पूछ लो, फिर ये देखते हैं। हाँ, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, उसको डिफाइन किया जाता है, इट इज अ सिविल रॉन्ग। जो एग्जाम्पल दिया अभी मैंने कि अगर हम क्राइम नहीं कर रहे बट हमारी गलती से किसी को हर्ट हो गया, कोई तकलीफ हो गई, तो उसको कॉम्पेंसेट करना, दैट इज टॉर्ट। ठीक है, एग्जाम्पल से ध्यान रखो, ये जो हथौड़े वाला एग्जाम्पल है उससे इजीली क्लियर हो जाएगा। होता है कभी कभी मन भटक जाता है, अपन इधर देख रहे हैं लेकिन ध्यान नहीं है, तो इसीलिए ऐसे डाउट फिर से आ सकते हैं कभी कभी। यानी मैंने अभी समझाया, अभी डाउट आए तो बुरा मत मानो, मैं डांटूंगा नहीं। हाँ, फिर से एक जन और पूछेगा सर टॉर्ट यानी क्या, तो फिर मैं बोलूंगा अरे ध्यान दिया करो, लेकिन एक आध बार चल जाता है ऐसा। होता है ना, मन भटकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी उम्र में ज्यादा भटकता है। यानी इधर अपन बैठे देख रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि यार 12-10 हो गए, 10 मिनट में छुट्टी होगी, घर जाएंगे, आज घर पे तो इडली डोसा बना है, तो नजर वहां तक जा ही नहीं रही, यहां तक वो मन में कुछ भलता ही चल रहा है, देख रहे इधर है,
लेकिन मन में घर की इमेज चल रही है। होता है, ये मन बहुत धोखे देता है आपको। सो मन को कंट्रोल में रखा करो। ऐसा मैं नहीं बोलता, ऐसा एक बड़ी सी बुक में लिखा है, इफ यू कंट्रोल योर माइंड देन इट इज योर ग्रेटेस्ट फ्रेंड एंड इफ इट कंट्रोल्स यू देन इट इज योर वर्स्ट एनिमी। सो ये भागवत गीता में एक्चुअल में लिखा है। बहुत सारी चीजें लोग बोलते हैं लिखा है, वो लिखा है, वो लिखा नहीं होता, फालतू का एडवर्टाइजमेंट होता है, लेकिन ये एक्चुअल में लिखा है। तो मैंने खतरनाक गहन अध्ययन किया हूं इस पे, क्योंकि मैं खुद खतरनाक डिप्रेशन में चला गया था एक बार सीए बनने के बाद। सीए बनने के बाद फिर ऐसे सब बुक्स वगैरह पढ़ा तो उससे बाहर आया हूँ फिर। खतरनाक डीप चीजें पढ़ा हूँ इसमें। तो एक्चुअल में बहुत सही है, आप अगर अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं ना तो सब चीज हासिल कर सकते हैं। मन को कंट्रोल करो। मन आपको कंट्रोल करेगा तो फिर गलत हो जाएगा। मन बोलता है चल भाई सो जाते हैं, पढ़ाई नहीं करते, तो गलत है। आप उसको कंट्रोल करो तो वो आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाएगा। मन को कंट्रोल करके आप पढ़ाई करोगे प्रॉपरली ध्यान देके तो इम्पैक्ट पड़ेगा। भटकता है लेकिन धीरे धीरे कंट्रोल में लाया जा सकता है। ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, बड़े बड़े योद्धाओं की ऐसी प्रॉब्लम होती है। अर्जुन एक बहुत ही महान योद्धा था, उसको भी प्रॉब्लम थी। वो बोले हे केशव, आप इतने आसानी से बोल रहे हो साधारणतः कि मन को कंट्रोल करो, तो मन को कैसे कंट्रोल किया जाए? मन को कंट्रोल करना तो ऐसा है जैसे वायु को अपनी मुट्ठी में कैद करना। ऐसा उसने भी सवाल किया था कि कैसे कंट्रोल होगा, ये तो फालतू की बातें हैं। तो उसको बोले ज्यादा शायना मत बन, बोल रहा ना कंट्रोल होता है, प्रैक्टिस कर बोले। उसके लिए पूरे एग्जाम्पल्स दिए उसको बोले देख ऐसा है जैसे ये अपना एक रथ है, ये रथ में एक सारथी बैठा है, यहाँ पे अपन बैठे हैं, ये अपन है स्वामी, और ये रथ में है 5 घोड़े। ये 5 घोड़े जो है ना, ये 5 इंद्रिया है, सेंसेस है। ये सेंसेस अपने को भटकाते हैं। एक्चुअली मन क्यों भटकता है? क्योंकि सेंसेस है। ये सेंसेस अपने को दूसरी जगह ले जाते हैं। ये विषयों के चक्कर में अपन दूसरी जगह जाते हैं। जैसे अपने को लग रहा है कि यार अपने दोस्त तो मस्ती कर रहे हैं, एंजॉयमेंट कर रहे हैं, अपन भी वो सेंसेस के लिए उधर चले जाएंगे। तो वो सेंसेस जो है, अपनी जो सेंस होते हैं 5 सेंसेस, वो अपने को कंट्रोल करते हैं। कुछ मीठी चीज किसी को पसंद है तो भग भग मिठाई खाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जाएगी वो चीज के। ये जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार है, ये चीजें जो है ये सेंसेस के कारण अपने को तकलीफ देती है। सेंसेस जनरली मन को ले चलते हैं, और दिक्कत यह है कि अपनी आत्मा जनरली सोई होती है, अपन उतना ध्यान नहीं देते। मन ले चला, अपन एक्चुअली सेंसेस लेके चले और मन उनकी तरफ ले जा रहा है, लेकिन स्वामी हम है। अगर हम इसको बोलेंगे इधर नहीं जाना है तो उधर नहीं जाएगा। अल्टीमेटली अपन स्वामी, अपन वो रथ को चला रहे हैं। ड्राइवर कोई और है, मन ड्राइवर है, रथ अपनी बॉडी है। ये एग्जाम्पल उसमें दिया है। ये मेरा एग्जाम्पल नहीं है, ये उसमें दिया है। और ये सोल है, जो आत्मा है वो अपन है मेन। अपन अलग है, मन अलग है, ये चीज उसमें बताई है। मन और आत्मा दोनों अलग है। अब मेरे को पता नहीं है कि नहीं एक्चुअल में, बट मेरे को सीखने मिला इसीलिए सीखा। पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, जब मरूंगा तब समझेगा मन अलग था कि नहीं था। आत्मा निकली तो पता लगेगा, अरे हाँ आत्मा थी। अभी थोड़ी पता है, लेकिन ऐसा बोला गया है कि अपना शरीर 9 द्वार वाला एक घर है, उसमें आत्मा रहती है, ऐसा बोला है। जैसे एक वस्तु पुरानी हो जाए, जैसे कपड़े पुराने हो जाए तो हम बदल लेते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदल लेती है। अगर अपना शरीर पुराना हो जाता है और यूज करने लायक नहीं रह जाता है तो खराब हो जाता है। ऐसा उसमें दिया है। अब पता नहीं मेरे को कितना सच है, जितना काम का मिलता, सीखने का मिलता उठा लो, जो नहीं लगता है तो वो छोड़ दो, जो नहीं समझ में आता, गलत नहीं होगा, हो सकता है, पता नहीं अपने को, तो इसीलिए अपन ऐसा डिस्कार्ड नहीं करते डायरेक्टली। हर चीज में कुछ ना कुछ लिखा है। कुरान में भी एक बार पढ़ा था मैंने, तो उसमें भी दिया हुआ है। उसमें दिया है जैसे सोना नहीं पहनते उसमें मेल्स लोग, कमीशन खाना गलत बोला है, क्योंकि कमीशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, या किसी की मजबूरी पे हम पैसा कमा रहे हैं। तो बेचारा मजबूर है, उसको लोन चाहिए, अपन बोल रहे ले लोन लेके जा लेकिन ब्याज देना, तो गलत है ये। तो उसमें सीधा हराम लिखा हुआ है, ये चीज नहीं करना चाहिए। इसीलिए कभी आप देखोगे नहीं कि एक मुस्लिम व्यक्ति है वो इंश्योरेंस पॉलिसीज बेच रहा है, बहुत कम लोग बेचते हैं एक्चुअल में। तो उनके बिजनेस, उनके इसमें ये बिजनेस गलत माना जाता है। सबके अलग अलग रूल्स है और सबके लॉजिक्स है। जहां से अच्छा मिल रहा उठा लो, जो अच्छा नहीं लग रहा भूल जाओ। उसको एकदम ऐसा नहीं कि उसके अगेंस्ट कुछ बोलो, लेकिन इग्नोर करो जो चीज सही नहीं लग रही। जो सही लग रही उसको लेके आगे बढ़ो। चलो, तो मन को कंट्रोल करना शुरू करो। आप खुद इसका रिजल्ट देखोगे, खतरनाक इंपैक्ट पड़ता है इसका। चलो अब एक पॉइंट और पढ़ते हैं हम। व्हाट टाइप ऑफ राइट्स आर क्रिएटेड बाय द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने देखा कि एक राइट और ड्यूटी क्रिएट होती है, तो किस प्रकार के राइट्स क्रिएट होते हैं ये बताया गया है। व्हाट टाइप ऑफ राइट्स?
दो टाइप के राइट होते हैं, एक होता है राइट इन पर्सोनम, एक होता है राइट इन रेम। राइट इन पर्सोनम क्रिएट होता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा। राइट इन पर्सोनम का क्या मतलब है? दैट मीन्स अ राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन ओनली। जब एक व्यक्ति विशेष के प्रति कोई अधिकार प्राप्त होते हैं उसको हम बोलते हैं राइट इन पर्सोनम। जैसे समझो मुझे इनके पास एक कैलकुलेटर दिखा, इनके पास एक कैलकुलेटर रखा है, मैंने बोला यार अच्छा कैलकुलेटर है ये तो, आप मुझे बेचते क्या? वो बोलते हैं सर 500 रुपए का कैलकुलेटर है। मैंने बोला ठीक है, मैंने 500 रुपए इनको दिया और इनको बोला दे दो कैलकुलेटर। ये बोले सर वो ना कैलकुलेटर मेरे पास एक ही है, एक काम करता हूं मैं कल आपको ला दूंगा, कल नया खरीद लूंगा और ये वाला आपको कल ला दूंगा। दूसरे दिन मैं इनको पूछता हूं अरे भैया कैलकुलेटर लाए क्या? ये बोलते अरे सर भूल गया मैं। तीसरे दिन फिर पूछा, फिर भूल गए। रोज रोज भूलते जा रहे हैं। सेम कैलकुलेटर बाजू वाले के पास है, तो मैं इनसे छीन सकता हूं क्या? दो मेरे को कैलकुलेटर दो। तो नहीं, इनसे नहीं छीन सकता मैं, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट किनके साथ है? तो इनके साथ है। सो जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है उनसे मैं क्लेम कर सकता हूं। इसको हम बोलते हैं राइट इन पर्सोनम। सो मुझे जो राइट मिला है इस कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने के बाद, दैट इज अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन ओनली एंड नॉट अगेंस्ट एनीबडी एल्स। सेम कैलकुलेटर इनके पास होगा तो इनसे नहीं ले सकता मैं, तो जिससे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसी से क्लेम कर सकते हैं दोनों ही पार्टीज। अगर मैं पैसा नहीं दूंगा तो ये मेरे से क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो राइट क्रिएट हुआ है दैट इज अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन ओनली। इनका राइट मेरे विरुद्ध है, मेरा राइट इनके विरुद्ध है। दिस इज कॉल्ड एज राइट इन पर्सोनम। सो राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। एक और होता है दूसरा राइट, राइट इन रेम। राइट इन रेम क्रिएट नहीं करता है कॉन्ट्रैक्ट। राइट इन रेम मीन्स राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। ये राइट वो होता है जिसको कोई और छीन नहीं सकता। आप अपने घर पे बैठे हैं, मस्त सोफे पे लेट के टीवी देख रहे हैं, अब कोई आपको वहां से भगा नहीं सकता। मैं घर में घुस जाऊंगा, मैं बोलूंगा चलो बाहर निकलो, तो आप मेरे को ही भगा दोगे, क्योंकि ये आपका राइट है जो कोई नहीं छीन सकता। मम्मी पापा छोड़ दो, वो छीन सकते हैं, वो बोल सकते हैं दिन भर पड़ा रहता है चल बाहर निकल, सो वो बोल सकते हैं, बट बाकी कोई नहीं छीन सकता। इवन नरेंद्र मोदी घर में घुस गए, बोलेंगे चलो घर के बाहर, तो आप बोलेंगे आप चलो बाहर, क्योंकि मेरा घर है। सो दिस इज अ राइट इन रेम। राइट इन रेम मीन्स राइट अगेंस्ट दी होल वर्ल्ड। सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट राइट इन रेम क्रिएट नहीं करता, इट क्रिएट्स राइट इन पर्सोनम। सो एक पर्टिकुलर व्यक्ति के विरुद्ध ही वो अधिकार क्रिएट करता है, अधिकार निर्मित करता है। सो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स अ right in personam. The law of contract creates right in personam as against right in rem. Right in rem create नहीं करता, right in personam create करता है। Right in personam means the right available against a particular person. एक particular व्यक्ति विशेष के विरुद्ध जो अधिकार प्राप्त होते हैं उनको हम बोलते हैं right in personam. A buys a TV from B. A ने एक टीवी खरीदा B से for ₹20,000. B has a right to recover this amount. अब B को अधिकार है पैसा लेने का, और वो किससे ले सकता है पैसा? A से. So he has a right against A only. So this right can be exercised only by B. B कर सकता है ये, and only against A. So सिर्फ A के विरुद्ध ये अधिकार प्राप्त होते हैं। वैसे ही दूसरी पार्टी को भी राइट इन पर्सोनम ही मिल रहा है। A को राइट रहेगा टीवी क्लेम करने का, अगर पैसा दे दिया और ये टीवी नहीं दे रहा है तो टीवी मांग सकता है। और A का राइट किसके अगेंस्ट है? ओनली अगेंस्ट B। दुनिया में और वैसे टीवी होंगे बट वो नहीं ले जा सकता, उसने जिससे कॉन्ट्रैक्ट किया उसी से वो टीवी लेके आएगा। ठीक है, सो दिस इज द राइट ऑफ बी। दिस राइट ऑफ बी इज राइट इन पर्सोनम, और राइट ऑफ ए भी राइट इन पर्सोनम है, दोनों को राइट इन पर्सोनम मिलता है। राइट इन रेम का क्या मतलब है? दैट मीन्स अ राइट अवेलेबल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। दुनिया का कोई व्यक्ति आपसे वो अधिकार नहीं छीन सकता, वो कहलाता है राइट इन रेम। If A is the owner of a house property, he has the right of peaceful possession and enjoyment of the property against the whole world. So this is a right in rem. अब यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, फिर अगली क्लास में देखेंगे हम एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आगे से थोड़ा और इंटरेस्टिंग पार्ट चालू होगा। मैंने बोला ही था शुरुआत में कुछ पार्ट थोड़े से बोरिंग है। सो शुरुआत का पहला चैप्टर तो इतिहास है, सो ऐसा होता था वैसा होता था, इसीलिए वो ज्यादा काम का नहीं है। सो क्वेश्चन भी आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा 5 मार्क का कुछ आएगा तो आएगा, नहीं तो शायद कुछ भी ना आए पहले चैप्टर में। फिर दूसरे चैप्टर से, ये वाले चैप्टर से अब काफी सारी चीजें पढ़ने लायक चालू होती है, तो जो हमको देखना है। ठीक है, तो अभी हम जो पढ़ रहे थे ये इंपॉर्टेंट है, और आगे भी हम जो अभी देखेंगे वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे भी अभी हम इसमें ये चैप्टर में पूरा समरी देखेंगे। ये चैप्टर पूरा डिटेल्ड नहीं है, सिर्फ समरी है। सो बाद में डीप में हम जाएंगे, एक एक चीज के बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, सो घर पे पढ़ो, कोई भी डाउट रहता है तो अगली क्लास में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलो, थैंक यू।